शरणं गच्छामि। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे भारत में जाति प्रथा की। भारत में जाति प्रथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष विश्लेषण है कि भारत में जाति प्रथा का जन्म कैसे हुआ, कैसे भारत में जाति प्रथा पनपी है और कैसे विभिन्न जातियां भारत में जन्म ले चुकी हैं। विभिन्न जातियों का जो दायरा है वो सीमित हो चुका है। विभिन्न जातियों ने अपने दरवाजे को स्वयं भी बंद कर लिया है। विभिन्न जातियों के द्वारा किसी के द्वारा दरवाजे को बंद कर दिया गया। ये विभिन्न प्रश्नों के अंतर्गत आज का अम्बेडकर संदेश खास होने वाला है। डॉक्टर केतकर बताते हैं कि आर्य कौन थे। आखिर आर्य कौन थे? डॉक्टर केतकर के अनुसार हम आज के अम्बेडकर संदेश में आपको बताएंगे जाति प्रथा का रंग क्या आधार चमड़ी के रंग के आधार पर जाति प्रथा बनी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में भी चमड़ी के रंग के आधार पर जाति प्रथा बनी हो, जातियां बनी हो। यदि ऐसा है तो आज के अम्बेडकर संदेश में आपका सटीक मार्गदर्शन बाबा साहब के इस लेख के माध्यम से होने वाला है। सामान्य साथियों, पहला अध्याय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 का आज समाप्त हो जाएगा और जब कोई अध्याय समाप्त होता है तो वो निष्कर्ष पर लाकर वो अध्याय आपको छोड़ता है। यानी कि आज के अम्बेडकर संदेश में आपको इस पूरे टॉपिक में भारत में जाति प्रथा विषय पर, उसके उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय पर आज आपको सारांश मिलने वाला है। इसलिए धैर्य बनाकर आज के अम्बेडकर संदेश को आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए, जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 21 से पेज नंबर 24 तक आपके समक्ष अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि जाति प्रथा की संरचना में दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति की कितनी भूमिका है, यह बताने के लिए गैर ब्राह्मण वर्गों की प्रवृत्ति को समझना होगा, जिनके लिए आज तक इस प्रथा के पोषक नीति रिवाज विद्यमान है। हिंदू मस्तिष्क को इन्होंने जकड़ रखा है और उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है सिवाय सतत विश्वास भाव के। जैसे एक पोखर में जलकुंभी। एक तरीके से हिंदू समाज में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा की यथास्थिति जातियों की हैसियत के हिसाब से विद्यमान है, परंतु इन प्रथाओं का चलन विभिन्न जातियों में असमान है, जिससे उन जातियों का भेद परिलक्षित होता है। जो जातियां ब्राह्मणों के निकट हैं वे इन तीनों प्रथाओं की नकल का कड़ाई से पालन करती हैं। दूसरे जो इनसे कुछ कम निकट है उनमें केवल वैधव्य और बालिका विवाह प्रचलित है। अन्य जो कुछ और दूरी पर हैं उनमें केवल बालिका विवाह प्रमुख है तथा सबसे अधिक दूरी वाले लोग जाति प्रथा के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। मैं निसंदेह कह सकता हूं कि ये अधूरी नकल इसी प्रकार है जैसे टार्डे ने दूरी बताई है। आंशिक रूप से यह प्रथाओं का पाश्विक लक्षण है। ये स्थिति टार्डे के नियम का पूर्ण उदाहरण है और इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भारत में जाति प्रथा निम्न वर्ग द्वारा उच्च वर्ग की नकल का प्रतिफल है। बहुत बड़ी बात यहाँ निकल कर सामने आई है, वो ये कि भारत में जाति प्रथा निम्न वर्ग द्वारा उच्च वर्ग की नकल का प्रतिफल है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। इस स्थान पर मैं अपने ही पूर्वोक्त कथन की पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, जो आपके सम्मुख अनायास और बिना समर्थन के उपस्थित हुआ होगा। मैंने कहा था कि इन विचाराधीन तीन प्रथाओं के बल पर ब्राह्मणों ने जाति प्रथा की नींव डाली। उस विचार के पीछे मेरा तर्क यही था कि इन प्रथाओं को अन्य वर्गों ने वहीं से सीखा है। गैर ब्राह्मण जातियों में इन रिवाजों की ब्राह्मणों जैसी नकल प्रवृत्ति की भूमिका पर प्रकाश डालने के बाद मेरा कहना है कि ये प्रवृत्ति उनमें आज भी मौजूद है, चाहे वे अपनी इस आदत से परिचित भी ना हो। यदि इन वर्गों ने किसी से सीखा है तो इसका अर्थ है कि समाज में उन प्रथाओं का किसी न किसी वर्ग में प्रचलन रहा होगा और उसका दर्जा काफ़ी ऊंचा हुआ होगा, तभी वह दूसरों का आदर्श हो सकता है। परंतु किसी ईश्वरवादी समाज में कोई आदर्श नहीं हो सकता, सिर्फ ईश्वर का सेवक हो सकता है।
इसमें उस कहानी की पूर्ण आहुति हो जाती है कि जो निर्बल थे और जिन्होंने अपने को अलग कर लिया। हमें अब यह देखना है कि दूसरों ने अपने लिए उनके दरवाजे बंद देखकर अपना घर क्यों बंद कर लिया। इसे मैं जाति प्रथा के निर्माण की क्रियाविधि की प्रक्रिया मानता हूँ। यही कारीगरी थी, क्योंकि ऐसा अवश्यंभावी होता है। यही दृष्टिकोण और मानसिकता है जिसके कारण हमारे पूर्ववर्ती इस विषय की व्याख्या करने से कतरा गए, क्योंकि उन्होंने जाति को ही एक अलग इकाई मान लिया, जबकि वह जाति प्रथा का ही एक अंग होती है। इस चूक या इस पैनी दृष्टि के अभाव के कारण ही सही अवधारणा बनने में मदद नहीं मिली है। अतः सही व्याख्या करने की आवश्यकता है। एक टिप्पणी के जरिए मैं अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा, जिसे कृपया आप सदा ध्यान में रखें। वह टिप्पणी इस प्रकार है: जाति अपने आप में कुछ नहीं है। उसका अस्तित्व तभी होता है जब वह सारी जातियों में स्वयं भी एक हिस्सा हो। दरअसल जाति कुछ है ही नहीं, बल्कि जाति प्रथा है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। अपने लिए जाति संरचना करते समय ब्राह्मणों ने ब्राह्मण इतर जातियां बना डाली। अपने तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को एक बाड़े में बंद करके दूसरों को बाहर रहने के लिए विवश किया। एक दूसरे उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करूँगा। भारत को संपूर्ण रूप में देखें, जहाँ विभिन्न नामों से विभिन्न समुदाय हैं और सबको अपने समुदाय से लगाव है, जैसे हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और पारसी। लेकिन हिंदुओं को छोड़कर शेष में आंतरिक जाति भेद नहीं है, परंतु एक दूसरे के साथ व्यवहार में उनमें अलग अलग जातियां हैं। यदि पहले 4 समुदाय अपने को अलग कर लेंगे तो पारसी अपने आप ही बाहर रह जाएंगे, परंतु परोक्ष रूप से वे भी आपस में अलग समुदाय बना लेंगे। सांकेतिक रूप से कहना चाहूँगा कि यदि का सजातीय विवाह पद्धति में सीमित रहना चाहता है तो निश्चित रूप से खा को भी विवश होकर अपने में ही सिमट कर जाना पड़ेगा। अब यही बात हम हिंदू समाज पर भी लागू करें। आपके सामने एक व्याख्या पहले से मौजूद है कि निज द्वैतवाद के परिणाम स्वरूप जो प्रवृत्ति इस समाज को विरासत में मिली है वह है पृथकतावाद। मेरे इस नए विचार से नैतिकतावादियों की भ्रुकुटी चढ़ सकती है। जात पात की धार्मिक या सामाजिक संहिता जाति विशिष्ट के लिए असाध्य हो सकती है। किसी जाति के उदंड सदस्यों को ये आशंका होती है कि उन्हें मनचाही जाति में शामिल होने का विकल्प न देकर जाति बहिष्कृत कर दिया गया है। जाति के नियम बहुत कठोर होते हैं और उनके उल्लंघन की माप का कोई पैमाना नहीं होता। नई विचारधारा एक नई जाति बना देती है, क्योंकि पुरातन जातियां नवीनता को सह नहीं पाती। अनिष्टकारी विचारकों को गुरु मानकर प्रतिष्ठित किया जाता है। जो अवैध प्रेम संबंधों के दोषी होते हैं तो वे भी उसी दंड के भागी होंगे। पहली श्रेणी उनकी है जो धार्मिक समुदाय से जाति बनाते हैं। दूसरे वे हैं जो संकर जाति बनाते हैं। अपनी संहिता का उल्लंघन करने वालों को दंड देने में कोई सहानुभूति नहीं अपनाई जाए। यह दंड होता है हुक्का पानी बंद, और इसकी परिणति होती है एक पृथक जाति की रचना। हिंदू मानसिकता में ये कमियां नहीं होती कि हुक्का पानी बंद के भागी अलग होकर एक अलग जाति बना ले। इसके विपरीत वे लोग नतमस्तक होकर उसी जाति में रहकर बने रहना चाहते हैं, बशर्ते कि उन्हें इसकी इजाजत दे दी जाए। परंतु जातियां सिमटी हुई इकाइयां हैं और जानबूझकर उनमें ये चेतना होती है कि बहिष्कृत लोग एक अलग जाति बना लें। इसका विधान बड़ा निर्दयी है और इसी बल के अनुपालन का परिणाम है कि उन्हें अपने में सिमटना पड़ता है, क्योंकि अन्य वर्गों ने अपने को ही परिधि में करके अन्य वर्गों को बाहर बंद कर दिया है, जिसका परिणाम है कि नए समुदाय यंत्रवत विधि द्वारा आश्चर्यजनक बहुलता के साथ जातियों में बराबर परिवर्तन किए गए हैं। भारत में जाति संरचना की प्रक्रिया की यह दूसरी कहानी बताई गई है। अतः मुख्य सिद्धांत का समापन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जाति प्रथा का अध्ययन करने वालों ने कई गलतियां की हैं, जिन्होंने उनके अनुसंधान को पथभ्रष्ट कर दिया। जाति प्रथा का अध्ययन करने वाले यूरोपियन विद्वानों ने व्यर्थ ही इस बात पर जोर दिया है कि जाति प्रथा रंग के आधार पर बनाई गई, क्योंकि वे स्वयं रंग भेद के प्रति पूर्वाग्रही हैं। उन्होंने जाति समस्या का मुख्य तत्व यही भेद माना है, परंतु ये सत्य नहीं है।
डॉक्टर केतकर ने सही कहा है कि सभी राजा चाहे तथाकथित आर्य थे अथवा द्रविड़, आर्य कहलाते थे। जब तक विदेशियों ने नहीं कहा, भारत के लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं रहा कि कोई कबीला या कुटुंब आर्य है या द्रविड़। चमड़ी का रंग इस देश में जाति का मानदंड नहीं रहा। बाबा साहब बहुत स्पष्ट कहते हैं कि चमड़ी का रंग यानी कि स्किन का रंग, हमारे शरीर का रंग के आधार पर इस देश में यानी कि भारत देश में जातियां नहीं बनी, जाति का मानदंड नहीं था। वे अपनी व्याख्या का विवरण देते रहे और इसी बात पर सिर पटकते रहे कि जाति प्रथा के उद्भव का यही सिद्धांत है। इस देश में व्यावसायिक और धार्मिक आदि जातियां हैं, यह सत्य है, परंतु किसी भी हालत में उनका सिद्धांत जातियों के मूल से मेल नहीं खाता। हमें ये पता लगाना है कि व्यावसायिक वर्ग जातियां क्यों हैं। इस प्रश्न को कभी छुआ ही नहीं गया। अंतिम परिणाम यह है कि उन्होंने जाति समस्या को बहुत आसान करके समझा, जैसे वे चुटकी बजाते ही बन गई हों। इसके विपरीत जैसा मैंने कहा है, ये मान्य नहीं है, क्योंकि इस प्रथा में बहुत जटिलताएं हैं। ये सत्य है कि जाति प्रथा की जड़ें आस्थाएं हैं, परंतु आस्थाओं के जाति संरचना में योगदान के पहले ही ये मौजूद थीं और दृढ़ हो चुकी थीं। जाति समस्या के संबंध में मेरे अध्ययन के 4 पक्ष हैं। नंबर 1, हिंदू जनसंख्या में विविध तत्वों के सम्मिश्रण के बावजूद इसमें दृढ़ सांस्कृतिक एकता है। नंबर 2, जातियां इस विराट सांस्कृतिक इकाई अंग हैं। नंबर 3, शुरू में केवल एक ही जाति थी। और नंबर 4, इन्हीं वर्गों में देखा देखी या बहिष्कार से विभिन्न जातियां बन गईं। आज भारत में जाति समस्या के एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। आज भारत में जाति समस्या ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है, क्योंकि इस अप्राकृतिक विधान को तिलांजलि देने के लिए सतत प्रयत्न हो रहे हैं। यानी कि जाति व्यवस्था को तोड़ने के सतत प्रयास चल रहे हैं। मेरे साथियों, भारत देश के अंदर सुधार के ये प्रयत्न जातियों के मूल से संबंधित विवादों से उत्पन्न हुए हैं कि क्या यह प्रथा सर्वोच्च स्तर के आदेशों से हुई या विशिष्ट परिस्थितियों में मानव समाज के सहज विकास का प्रतिफल है। जो व्यक्तिवाद के विचार के पक्षधर हैं, मुझे आशा है उन्हें इस प्रबंध से कुछ विचार सामग्री मिलेगी। इस विषय के व्यवहारिक महत्व के साथ ही जाति प्रथा एक सर्वव्यापी व्यवस्था है और इसका सैद्धांतिक आधार जानने की उत्कंठा मुझमें जगी। बाबा साहब कहते हैं सैद्धांतिक आधार क्या है जाति प्रथा का, और ये उत्कंठा मेरे अंदर जगी है। उसी के परिणाम स्वरूप मैंने अपने विचार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित किए, जिन्हें मैं सार्थक मानता हूँ, और वे बातें आपके समक्ष रखी हैं जिन पर यह व्यवस्था टिकी है। मैं इतना हठ धर्मी भी नहीं हूँ कि यह सोचूं कि मेरा कथन ब्रह्म वाक्य है या इस विचार विमर्श में योगदान से बढ़कर कुछ है। मैं सोचता हूँ कि धारा का प्रवाह गलत दिशा में मोड़ दिया गया है और इस आलेख का प्राथमिक उद्देश्य ये बताना है कि अनुसंधान का सही मार्ग कौन सा है, ताकि एक सत्य उजागर हो। हमें इस विषय के विश्लेषण में पक्षपात रहित रहना है। भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि इस विषय पर वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरा दृष्टिकोण सही दिशा में है। मुद्दे पर जो असहमति है वह तार्किक है, फिर भी कुछ बातों पर सदा असहमति बनी ही रह सकती है। अंत में जहां तक मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने जाति प्रथा के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, यदि ये आधारहीन लगेगा तो मैं इसे तिलांजलि दे दूंगा। आधारहीन, बाबा साहब ने कहा अगर ये सिद्धांत आधारहीन लगता है तो मैं स्वयं सबसे पहले तिलांजलि दे दूंगा इस सिद्धांत को। लेकिन जहां तक आपने समझा, आज का चैप्टर समाप्त हुआ, पहला अध्याय समाप्त हुआ, और पहला अध्याय समाप्त होते ही भारत में जाति प्रथा पर बाबा साहब का विश्लेषण समाप्त होता है। आपने महसूस किया होगा कि बाबा साहब ने वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से, निष्पक्ष ढंग से यहाँ पर सुंदर विश्लेषण किया है भारत में जाति प्रथा विषय पर। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आपने भारत में जाति प्रथा का उद्भव, उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर किसने भारत में जातियां बनाई, विभिन्न जातियों में समाज को बांटा? वो कौन है जो इन विभिन्न जातियों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है? बाबा साहब के इस लेख के माध्यम से अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, तो हमारा आपसे विशेष निवेदन है कि इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर स्थगित करेंगे। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।
सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।